उससे मिलने का वक्त आया है, गूंज जाए न सायरन मिलका, रेस्तरां में हूँ उसके साथ मगर खौफ मुझको है चाय के बिल का। झूठ है अगर मैं कहूँ बस आ रहे हैं याद वो ही, हाँ मगर इतना तो सच है याद वो भी आ रहे हैं। तो असल में हर शेर एक कहानी होता है। वो मेरे साथ रहती थी, मैं उसके साथ रहता था। अब प्यार के बिना जिंदगी नहीं है, ये तो है। प्यार तो करना ही है, दुनिया में भी रहना। दोनों चीजों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप, ये आप खुद देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, विंटरनेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि पराशर। चर्चा के लिए इस समय मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने शायर, सुप्रसिद्ध विख्यात शायर डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल। डॉक्टर सिंघल की गजलें इतना कुछ कहती हैं कि उसे सहज ही समझना बहुत आसान भी होता है और साथ साथ बहुत कई बार कठिन भी होता है। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अंग्रेजी के अध्येता रहे हैं और विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपका साहित्य का सफर किस तरह शुरू हुआ ये, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग करने रुड़की विश्वविद्यालय भी गया मैं। वहाँ पर मुझे लगा भाई तुम इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, शायद ये ज़िंदगी नहीं वो काट पाओगे, इस तरह से नहीं चल पाएगा तुम्हारा। तो मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि बहुत विरोध हुआ इस बात का घर की तरफ से, सब तरफ से, लेकिन मैं चल ही नहीं पा रहा था। किसी तरह से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं घिसट घिसट कर भी इसे किसी तरह से करूं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे लगा कि पूरी ज़िंदगी इसी तरह से घुटना रहेगा। तो मुझे लगा क्यों ना, क्या बात है, क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पर नहीं ठहरने दे रही है। तो मुझे लगा कि भाई आप कुछ ना कुछ बातें, ये कुछ इस बीच में मैं सुनता रहता था, पढ़ता रहता था साहित्य को, तो साहित्य की किताबों को। तो मुझे लगा भाई शायद यहाँ पर मुझे जगह मिल जाए, यहाँ पर शरण मिल जाए, यहाँ पर शायद मुझे कुछ राहत से मिले। तो मैं एक तरह से अदब की तरफ खिंचना शुरू हो गया। अब शुरू में फिर हुआ ये कि उसको छोड़ने के बाद मैंने बीए में दाखिला लिया, उसके बाद अंग्रेजी में एमए किया, उसके बाद उसका अध्यापक भी बना डिग्री पीजी कॉलेज में, और अब रिटायर भी हो गया हूँ। लेकिन सही बात तो ये है कि जो मेरी इसके लिखने की शुरुआत, पहले तो पढ़ता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत लोगों को, एक दो लोगों को क्या नाम लूँ मैं। तो फिर मुझे लगा, अब फिर नेचुरली जब मैं बीए और एमए कर रहा था, तो अंग्रेजी में एमए किया, तो ये सब कुछ मैंने सब तो पढ़ना लगा ही रहा मेरा। तो फिर मैंने इसी बीच में बीए में ही कुछ कहना शुरू कर दिया, कविताएं कहीं, गीत लिखना शुरू किया। ये सब मैं कहता रहा, लिखता रहा, लेकिन अपने इस सब से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, मुतमईन नहीं हो पा रहा था। कि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कह पा रहा हूँ। और जब तक मैं कुछ नहीं कह पा रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लगा कि मुझे कहीं किसी और तरीके से कुछ कहना है। गज़ल की तरफ कैसे आया, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में तो गीत लिखे। जब मैं उनसे पूरी तरह से मुतमईन नहीं रहा तो मुझे लगा, मैं इस बीच में गज़ल पढ़ता रहता था, और उर्दू के बड़े अच्छे शायरों की गज़ल, और उसके नीचे आते थे उन उर्दू के शब्दों के माने। कि उस समय मैं जानता नहीं था उर्दू के शब्दों को ज़्यादा अच्छी तरह से, मैं उनका मतलब भी नहीं पहचानता। तो धीरे धीरे मेरी वोकैबुलरी उर्दू की भी बहुत अच्छी हो गई, और उसके मुझे लगा कि ये एक ऐसी विधा है जिसमें मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक तो गज़ल की सबसे अच्छी बात ये थी कि आप उसमें
एक गीत में तो आप एक ही मफहूम को, एक ही विषय को लेकर पूरे उसमें खींचते चले जाओ, लेकिन उसमें आपका हर शेर इंडिपेंडेंट है और हर शेर एक कहानी भी कह रहा होता है। तो यानी आप हर शेर में अपने आप को अलग अलग मूड में, अलग अलग एहसासों के साथ, अलग अलग सोचों के साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कुछ लगा मुझे, तो मैं गज़ल की तरफ आया और फिर तो ये हुआ कि मैं गज़ल की तरफ ही ज़्यादा खिंच गया। कभी कभी बीच बीच में नज्म भी कहता रहा, वो तो होता ही है खैर विविधता के लिए। डॉक्टर साहब, जब गजल की तरफ आपका झुकाव हो गया, उसके बाद का आपका सफर कैसा रहा? आपके अनुभव क्या रहे? क्योंकि कहते हैं कि गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है, गजल आती है, गजल होती है। देखिए क्या होता ये है कि जब गजल में कहने लगा तो उसके बाद हुआ ये कि जो कुछ मैंने देखा और जिस चीज ने मेरे ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ा, अपनी छाप छोड़ी, तो मैं उसे एकदम एक्सप्रेस नहीं करता था। वो मेरे अंदर रहती थी, मैं उसके साथ, फिर वो मेरे साथ रहती थी, मैं उसके साथ रहता था। और वो होता ये था कि वो चीज अगर मेरे साथ बहुत दिन तक चिपकी रही तो इसका मतलब वो कहने लायक है, मैं ये सोचता था। अब उस पर मैंने कहना शुरू कर। अब हुआ ये कि उसका मतलब तो मैंने कह दिया, अब उसके साथ चीजें कैसे बाकी शेर के कैसे कह। असल में हर शेर एक कहानी होता है, हर शेर अपना एक अनुभव अलग होता है, उसका अपना एक दायरा अलग होता है, अपना एक एहसास अलग होता है, सभी कुछ। हर शेर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो उस शेर को जब तो हर कभी कभी तो ये होता था पूरी गजल एक साथ निकल आती थी, लेकिन अक्सर कोई कोई गजल तो कई महीनों में पूरी होती थी, कोई कोई गजल तो एक साल तक भी ले। मैं कभी कोशिश नहीं करी, मैंने गजल में ये भी नहीं कि 10-20 शेर एक साथ कर दिए। 4-5 शेर मेरे लिए, बस 4-5 शेर हो गए, काफी हो गए, क्योंकि मैं एक ही जमीन के साथ ज्यादा समय तक टिके नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था बदलाव, थोड़ा सा 5-6 वो हो गए, चीजें अपनी आ गई हैं, उसी मूड में उसी तरीके से कुछ नई नई चीजें आ गई हैं, चलो अब जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, ये चीजें करती थी। मैं व्याकरण वाले उस पर आता हूँ। तो सिंघल साहब, आपका ये संकलन, सवाल ये है, इसके अंत में आपने जो नए गजल कहने के इच्छुक लोग हैं, इसके अंत में आपने परिशिष्ट दिया है गजल के छंद को समझने का अत्यधिक सरल विधान। ये जो नए लोग हैं उन्हें कैसे अब हासिल हो सकता है? मैं आपको एक बात बता दूं कि इसको लिखने से पहले मैंने खुद भी बहुत कोशिश करी है गजल के विधा को समझने के लिए, गजल की बहर को गीत वाला आदमी एकदम जब बहर पर आता है तो गजल पर आता है तो शुरू में बहर के चक्कर में काफी इधर उधर भटकता है। उसके पास गीत की मात्राओं का हिसाब होता है, जबकि इसमें वो हिसाब है नहीं, मात्राओं के हिसाब से गजल नहीं कही जाती है। इसीलिए शुरू में तो लेकिन क्योंकि मेरा मिजाज गजल का था, इसलिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा इसे समझने में, और इस पर मुझे लगता है अब मैं महारत हासिल कर चुका हूँ। उसी समय काफी समय बाद मैंने इस पर वो महारत से हासिल कर लिया, और उसके बाद तो ये भी लिख दिया गजल का छंद विधान भी हिंदी की तरह से ही, हिंदी में किस तरह से गजल के शायर लिख सकते हैं गजल को बिना कोई गलती किए हुए, तो ये है। डॉक्टर साहब, नए रचनाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? नए रचनाकारों तो मेरा कहना यह है कि पहले तो आप खुद पढ़िए काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शायरों को, बल्कि शायरों को इन्हें अपनी सोच को निखारिएगा, अपनी सोच को पुख्ता करिएगा। आप दुनिया को देखिएगा, दुनिया में क्या क्या हो रहा है,
किस तरह से हो रहा है, सामाजिक बदलाव कैसे आ रहे हैं, रिश्ते कैसे खत्म होते चले जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में दुनिया आखिर किस तरह से, दुनिया ही नहीं रही है। सही बात तो ये दुनिया खुद अपने आप को खत्म करने वाली सी हो गई है कि जैसे मेरा एक शेर है कि मेरी शैतान से लड़ाई थी अब खुदा से बिगड़ गई यारो, बिल्कुल वो वाली बात हो गई है। यानी दुनिया में अब वो चीज़ ऐसा लग रहा है कि या तो दुनिया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पर चली गई है, अपने आप को खत्म करने चल रही है, और उसमें जब रिश्ते, और खत्म तो कर ही लेगी जब रिश्ते नहीं रहेंगे, या रिश्ते ही जिंदगी को गर्माहट देते हैं, रिश्ते ही जिंदगी की, रिश्ते ही वजह होते हैं जिंदगी जिए चले जाने की। और जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे, जब रिश्ते भी बाजार में आ जाएंगे, जब रिश्ते ही बाजार बन जाएंगे, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो उन शायरों से, जो नए आने वाले लोग हैं, मेरा उनसे कहना ये है कि भाई पहले लोगों को समझो, उनके रिश्तों को समझो, उनको अच्छी तरह से देखो। शेर तो अपने आप ही ढलने शुरू हो जाएंगे अगर आपके पास गजल का मिजाज है। सिंघल साहब, रियलिस्टिक रोमांटिसिज्म के मामले में आप खासतौर पर आज की गजल के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? ये एक ऐसा वो है कि जिसके बारे में, सही बात तो ये है कि हमने बहुत ही प्यार को बहुत ही रोमानी बना रखा है शुरू से ही, बहुत ज़्यादा रोमानी बना रखा, तो बहुत ज़्यादा और जो एक तरह से वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो प्यार है ही नहीं, कहीं भी ना कभी रहा है। लेकिन हमने अब लोग जो हैं उस प्यार को एक तरह से उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से जिया जा सकता है। यदि आप देखिएगा कि बहुत ऐसे हालात में उस प्यार करना बड़ा आसान सी चीज नहीं है। प्यार भी कैलकुलेटेड होता चला जा रहा है, ये सारी चीज, और जो हो रही है उसे उसी तरह से देखना भी पड़ेगा, उसे उसी तरह से कहना भी पड़ेगा। और लेकिन अगर आप प्यार की शिद्दत को महसूस करना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया में थोड़े से बदलाव भी लाने पड़ेंगे, इस दुनिया के बाजार को थोड़ा थोड़ा सा खत्म भी करना पड़ेगा, इस दुनिया के बाजार से रिश्तों को बाहर निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दुकानें घरों में घुस आई हैं, घरों के रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए ये जो रोमानियत है वो तो पूरी तरह से नहीं चलेगी, उसमें कुछ रियलिज्म तो आना ही है, और वो रियलिज्म ही शायद सच्चा प्यार है। डॉक्टर साहब, विंटरनेट के दर्शकों के लिए आप कुछ सुनाना चाहेंगे अंत में? मैंने जैसे अभी इसकी बात हो रही थी तो इसमें यह है कि मोहब्बत तो नहीं कुछ और है, ये कि दोनों ओर से रस्सा कटी है आपकी मोहब्बत। आप देखिए ना कि ये हालत हो चुकी है, मोहब्बत तो रही ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश हैं। यूँ लग रहा मोहब्बत घातों का सिलसिला है। ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होती चली जा रही हैं। मैं मानता हूँ कि आजकल असली रोमानियत में रियलिज्म कहाँ से आ रहा। मैं मानता हूँ कि आजकल मेरी उलझनें मेरे साथ है, मगर आज भी तेरी खुशबू है, तेरी धड़कनें मेरे साथ है। वाह। झूठ है अगर मैं कहूँ बस आ रहे हैं याद वो ही, हाँ मगर इतना तो सच है याद वो भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसी तरह से चीज़ें कहनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि आप जो हैं प्यार को इस कदर बढ़ा चढ़ा करके सारी दुनिया को भूले हुए। आदमी अगर इस दुनिया में रह रहा है तो इसे इस दुनिया के साथ रहकर ही प्यार करना पड़ेगा। अब प्यार के बिना जिंदगी नहीं है, ये तो है। प्यार तो करना ही है, दुनिया में भी रहना। दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे आप, ये आप खुद देखिएगा कि वक्त उससे मिलने का वक्त आया है, गूंज जाए ना, डर रहता है आदमी, उससे मिलने का वक्त आया है, गूंज जाए न सायरन मिलका, रेस्तरां में हूँ उसके साथ मगर खौफ मुझको है चाय के बिल का।
ये इस वाह, तरह वाह। की चीजें वो होती है। तो आप असलियत जो है उसे सामने लाएं, इसे तो शायद ये चीजें लोगों को समझ में भी आएंगे और वो असलियत से वाकिफ भी होंगे। तो आप सुन रहे थे देश के जाने माने शायर डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल को, जिन्होंने प्रेम और हकीकत के बारे में बहुत स्पष्टता से अपनी राय रखी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।